हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर। दैट मीन्स कि आज हम यहाँ इस क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास जो भी अवेलेबल उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म IUPAC। IUPAC हम यहाँ पे क्या समझते हैं? Is it a organization name? Is it a shop name? और is it a compound name? IUPAC क्या है? क्या IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है? क्या ये एक कंपनी का नेम है या फिर ये एक किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम है? इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में देखेंगे गाइस कि IUPAC का मतलब क्या है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वाई डू वी नीड IUPAC, हमें IUPAC की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें IUPAC नोमेनक्लेचर की जरूरत कहाँ पड़ रही है, ऐसा क्या रीजन है कि उसकी वजह से हमें IUPAC को यूज करना पड़ रहा है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। स्टार्टिंग करते हैं गाइस इंट्रोडक्शन से। स्टार्टिंग हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे IUPAC का और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम IUPAC को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे IUPAC का फुल फॉर्म बताता हूँ। IUPAC क्या है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे जो आई रिप्रेजेंट करता है गाइस वो है इंटरनेशनल। फिर यहाँ पे यू का रिप्रेजेंटेशन है यूनियन, ओके, इंटरनेशनल यूनियन। देन पी रिप्रेजेंटेड फॉर प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर। एंड ए रिप्रेजेंटेड फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। ए मीन्स अप्लाइड और सी मीन्स क्या होगा, केमिस्ट्री। तो गाइज यहाँ पे IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। बात समझ आ रही सबको कि IUPAC का मतलब क्या है यहाँ पे। अब गाइज मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बात करता हूँ कि जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया जा रहा था, स्टार्टिंग स्टेज जब नए नए कंपाउंड्स हमें मिल रहे थे, हम रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च हमारे आसपास चल रही थी, कंपाउंड्स मिल रहे थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमें सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अपनी 9th-10th बचपन की जो क्लासेस की किताब अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो वहां पे आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा। सबसे पहला आपको नेम एक बताया गया था क्लास में कुछ इस तरीके से HCOOH, और सेकंड नेम आप लोगों को वहां पे बताया गया था CH3COOH। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे गाइस तो HCOOH का जो नेम आप लोगों ने सबसे पहले वहां पे देखा था, दैट इज समथिंग लाइक दिस वन, राइट, फॉर्मिक एसिड। आप लोगों ने ये नाम देखा होगा, फॉर्मिक एसिड। और इसी तरीके से गाइस आप लोगों ने ये नाम देखा होगा यहाँ पे एसिटिक एसिड। सबसे पहले आप लोगों ने बुक में जो पहली बार इन कंपाउंड्स का फॉर्मूला देखा वहां पे आप लोगों ने ये वाले नाम देखे होंगे। बात समझ आ रही गाइस? अब ये नाम आए कहां से, इसके बारे में यहाँ पे पूरी रिसर्च करते हैं, पूरा मैं आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके बताता हूँ कि ये नाम कहां से। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब कंपाउंड का डिस्कवर हो रहा था, कंपाउंड का एक्सप्लोरेशन चल रहा था, कंपाउंड खोजे जा रहे थे, तो उस समय क्या था कि जिस पर्टिकुलर रीजन में जो कंपाउंड मिला उस कंपाउंड को उस रीजन के बेसिस पे वहां पे नेम देने की ट्रेडिशन और वी कैन से परंपरा स्टार्ट हुई। जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में यहाँ पे कोई बंदा है और उसका नाम मान लीजिए सुरेश है, ठीक है, उसका नाम सुरेश है, तो मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखेंगे तो उसके जो बच्चे का नाम होगा, अगर वो लड़का है तो उसका नाम रमेश, मुकेश, दिनेश, इस तरीके से कुछ होगा। दैट मीन्स कि पापा के नाम से मिलता जुलता उसके बच्चे का नाम रखा जाता है। ये ट्रेडिशन है ताकि इजी भी है, हमें याद भी हो जाता है ना, एक लिंक हमारे पास अवेलेबल होता है सुरेश, दिनेश, मुकेश और रमेश के बीच में। तो उसी तरीके से गाइस क्या हुआ था कि जब फॉर्मिक एसिड हमें मिला था तो फॉर्मिक एसिड का जो सोर्स ऑफ जनरेशन था, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ कि सोर्स ऑफ जनरेशन क्या था। देखो स्टार्टिंग में क्या था, अमेजन नदी आप लोगों को पता है, अमेजन रिवर, उसके आसपास जो ट्राइब्स थी जो अभी भी वहां पे रहती है, अभी भी वहां पे उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ जितना हम लोगों का हो चुका है। तो वो ट्राइब्स क्या थी कि वहां पे उनको खाने पीने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट थी, सारा इलाका जंगल है ना, तो उस इलाके में वहां पे कुछ इस तरह के शेप के मिट्टी के घर बने हुए थे, और उन मिट्टी के घरों में वहां पे कुछ बड़े बड़े, आप समझ सकते हो, चींटियां वहां पे रहा करती थी ना। पूरा का पूरा आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में ऐसे बड़े बड़े शेप की डिजाइन होती है मिट्टी की, और वहां से बहुत बड़ी बड़ी लेवल की चींटियां निकलती है, जिसको हम यहाँ पे कई बार हम उसको चीटा बोल देते हैं, चींटियां बोल देते हैं, मकोड़ा बोल देते हैं, वो हमारे अपने लोकल लैंग्वेज है। तो उसके वजह से हम उसको जो भी हमारा मन कर रहा है वो नाम दे देते हैं। तो गाइस उन चींटियों का जो नाम था
ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वो जो चींटियां वहां पे निकलती थी और वो लोग उन चींटियों को जिस पर्टिकुलर नेम से जानते थे गाइस, दैट इज फॉर्मिका। क्या था? फॉर्मिका। फॉर्मिका नेम से वो उन चींटियों को जाना करते थे। ठीक है। अब फॉर्मिका को वो क्या करते, फॉर्मिका चींटियां जो है उनमें उनको एक मटेरियल मिला करता था जो काफी ज्यादा खट्टा हुआ करता था, और उस मटेरियल को ही वो लोग क्या बोलते थे? फॉर्मिक एसिड। दैट मीन्स कि फॉर्मिक एसिड जो नाम हमें मिला, वो मिला हमें फॉर्मिका चींटियों से। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से गाइस अगर आप देखोगे तो जो एसिटिक एसिड है वो भी इसका नाम हमें मिला था एसिटम से। सेम लॉजिक, सेम फंडा कि एसिटम वो बोला करते थे, उनके पास एक खट्टा सब्सटेंस हुआ करता था जिसको यूज किया करते थे और उसका नाम था एसिटम। उन लोगों ने उसको नाम दिया था एसिटम, और उसी एसिटम के बेसिस पे बाद में पता चला कि उस कंपाउंड का नाम एसिटिक एसिड रख दिया। बात क्लियर है सबको? सब लोग समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो कंपाउंड हमें मिले, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, अगर इसको हम देखें तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसका नेम उनके सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे दिया गया गाइस। सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे, यानी कि वो कहां से जनरेट हो रहे हैं, उस बेसिस पे हम लोगों ने इसको नेम दिया। अब आप इस तरीके से मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे इंडिया के किसी एक कॉर्नर में चींटी का एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, कि चींटी को इंडिया के एक कॉर्नर में हम बोलते हैं चींटी, है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उसको चींटी बोलता हूँ। अब मान लीजिए कोई साउथ में बच्चा है, साउथ में कोई फैमिली है, और वहां उनकी लोकल लैंग्वेज में वो कुछ इकड़ो नुंडू वेल्लिपो टाइप से कुछ भी बोलते हो, वो चींटी नहीं बोल के वो सब कुछ नाम रखते हो तमिल तेलुगु में, तो उनके हिसाब से XYZ उसका नाम होगा, राइट। और मान लीजिए पंजाब वाले जो पंजाबी लोग हैं, है ना, चक दे पट्टे नब दे गिल्ली, उसके बेसिस पे वो सब कुछ वाई नेम रखते होंगे। बात समझ आ रही है? और उधर अगर बात करें कोलकाता वाले लोगों की, रोशोगुल्ला साइड में, तो रोशोगुल्ला वाले जो है वो उसका कुछ जेड नाम रखेंगे उसी चींटी का। अब एक बात बताओ, कभी किसी एक टाइम पे XYZ आपस में तीनों की मुलाकात हुई और तीनों का डिस्कशन उसी चींटी पे चल रहा है, एक वहां पे रोशोगुल्ला रोशोगुल्ला कर रहा है, एक वहां पे चक दे पट्टे नब दे गिल्ली कर रहा है, और एक वहां पे जो है वो इकड़ो नुंडू वेल्लिपो कर रहा है। दैट मीन्स कि उन तीनों की लैंग्वेज अलग है, तीनों की भावनाएं सेम है, लेकिन तीनों की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। अगर तीनों की लैंग्वेज डिफरेंट है और तीनों की भावनाएं सेम है, तो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आएगा, उनके बीच में एक बातचीत करने में एक गैप नजर आएगा। वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो एक दूसरे को समझा नहीं पाएंगे कि वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब जब वो इसके बारे में नहीं समझा पाएंगे तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं हमारी जो वार्तालाप, हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, उसको हम आगे कैसे कंटिन्यू करें? दैट मीन्स कि वी नीड ए सेम टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, राइट। हमारे पास एक सेम टाइप का प्लेटफॉर्म चाहिए, हमारे पास एक सेम टाइप की लैंग्वेज चाहिए, ताकि हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएं और बाकी लोग उसको अंडरस्टैंड भी कर पाएं। तो गाइस इसी तरीके से जो फॉर्मिक एसिड है, अब अमेजन के पास वाले लोगों ने इसको फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड नाम दिया। मैं यहाँ पे इसको मान लो चींटी को मैं कीड़ी बोलता हूँ, कीड़ी, है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको बोलता हूँ कीड़ी। तो अगर वो उसको फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड बोलते हैं तो मैं कीड़ी से क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कीड़ी से कीड़िक एसिड, राइट। इस तरीके से कुछ मैं कीड़िक एसिड बोल दूंगा। दैट मीन्स कि कीड़िक एसिड मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड वो बोल रहा है, इकड़ो नुंडू वेल्लिपो वाला कुछ और बोल रहा है। तो हर किसी का सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे नाम अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, हर कोई अपने हिसाब से नाम देने लगेगा, और उस वजह से एक ही कंपाउंड के बहुत सारे नाम आ जाएंगे। और उसकी वजह से हम लोग कभी भी आपस में बैठ के इस टॉपिक पर रिसर्च करने में जब आएंगे तो हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम सबकी लैंग्वेज अलग है। हम आपस में कैसे उस टॉपिक को समझाएंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं। तो उसको समझाने के लिए मुझे सेम लैंग्वेज चाहिए, सेम प्लेटफॉर्म चाहिए। दैट्स व्हाई वी नीड दिस पर्टिकुलर चैप्टर IUPAC नोमेनक्लेचर। तब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, एक ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिस्ट लोगों ने वहां पे कंपनी का फॉर्मेशन किया, आप ऐसे मान सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका उन्होंने फॉर्मेशन किया, और इसने क्या किया, इसने कंपाउंड्स को एक नए सिरे से नाम देना स्टार्ट किया। इन्होंने बोला ना तो मैं इकड़ो नुंडू वेल्लिपो करूंगा, ना मैं रोशोगुल्ला करूंगा, और ना मैं चक दे पट्टे नब्दी गिल्ली करूंगा, मैं कुछ और ही करने वाला हूँ। और मैं जो करूंगा वो सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के किसी स्टेट में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो US में हो, सबको उसको उसी नेम से प्रोनाउंस करना पड़ेगा, उसी नेम से उच्चारित करना पड़ेगा। तो गाइस इस तरीके से IUPAC के में यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि
व्हाई डू वी नीड दिस पर्टिकुलर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की नीड क्या है और कैसे हम इसको इंट्रोड्यूस करें। बात समझ आ रही गाइस? नीड आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई कि नीड के, बिकॉज हम यहाँ पे एक सेम प्लेटफॉर्म चाहते हैं ताकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के या कार्बन बेस्ड जो भी कंपाउंड्स है उनका रिसर्च, उनका डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे के साथ टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर पाए। इसलिए हम लोगों ने वहां पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया, आईयूपीएसी नेमिंग करना कंपाउंड्स को स्टार्ट किया। अब देखो, जैसे एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, हालांकि हम आगे जाकर देखेंगे। मान लो हमारे पास जैसे CH3COOH है, तो गाइस CH3COOH का जब हम आईयूपीएसी नाम हम करने लगेंगे, शायद आप लोगों में से कुछ बच्चों को याद भी होगा जिन्होंने 10th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज समथिंग लाइक एथेनोइक एसिड। क्या होगा इसका नेम? जी हाँ, एथेनोइक एसिड। आपने ये वाला नेम देखा होगा बुक्स में, है ना? दैट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3COOH। ओके, और एसिटिक एसिड क्या है, वो ऑब्सोल्यूट हो चुका है, दैट इज कॉमन नेम। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नेम। जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि दिनेश जो है, उसके जो बेटा जी है उनका नाम रमेश है, और रमेश का घर पे जो पेट नेम है वो है चुन्नू। तो चुन्नू उनके घर वालों के लिए है चुन्नू, लेकिन अगर वो बाहर कोई उसको बंदा बोलेगा, या मैं रमेश या मैं उस बच्चे को बुलाऊंगा तो मैं उसको बोलूंगा बेटा सुरेश इधर आओ, मैं उसको चुन्नू नहीं बोल सकता। तो उसी तरीके से इस CH3COOH का जो नाम है पेट नेम, इसका जो नाम है जिसको हम चुन्नू बोलने वाले हैं, वो है इसका एसिटिक एसिड। बात समझ आ रही गाइस? एसिटिक एसिड इसका चुन्नू है, यानी कि इसका पेट नेम है। और इसी तरीके से इसका जो HCOOH का जो चुन्नू है, इसका जो पेट नेम है, दैट इज समथिंग लाइक फॉर्मिक एसिड। ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड इनके चुन्नू मुन्नू हो जाएंगे, है ना, पेट नेम हो जाएंगे। और जिस पर्टिकुलर नेम से पूरे वर्ल्ड में हम इसको जानते हैं, वो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, इसी पे हमारा चैप्टर बेस्ड है कि मेथेनोइक एसिड कैसे आया, एथेनोइक एसिड कैसा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। अभी मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ कि हमें आईयूपीएसी की जरूरत क्यों पड़ रही है, हम आईयूपीएसी पढ़ना क्यों चाहते हैं, उसका रीजन क्या है। बात समझ में आ रही है? तो गाइस, इस तरीके से हमें आईयूपीएसी की जरूरत होगी। आईयूपीएसी क्यों हमें रिक्वायरमेंट है, आईयूपीएसी के बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा, आगे जाके हमें काफी दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए हमें आईयूपीएसी को पढ़ना होगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है, अगर आप उसमें देखोगे गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट अपना होगा कि रियल लाइफ एग्जांपल। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेने वाले हैं अब कि आईयूपीएसी नेम हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे अभी थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसका नेम है क्या नेम रखे बताओ, चलो उसका नेम हम चुन्नू करते हैं, ठीक है। एक बंदा है, उसका नाम है चुन्नू, उसका ये पेट नेम भी है और उसका ये बाहर वाला नाम भी है जो हम जानते हैं। तो उसका चुन्नू जो है पेट नेम मान लो आप, और उसके बाहर वाला नेम भी चुन्नू है। अब अगर चुन्नू को मुझे एकदम तरीके से बुलवाना हो, है ना, मैं चुन्नू को बुलाना चाहता हूँ, उसका नाम चुन्नू है, ठीक है, रियल नेम भी चुन्नू है उसका। तो मैं चुन्नू को जिस तरीके से बोलूंगा, श्रीमान, क्या बोलूंगा मैं, श्रीमान चुन्नू, और चुन्नू के बाद फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा कुमार। ये लड़का अगर है तो मैं इसके लिए यहाँ पे कुमार यूज करूंगा, ठीक है। और इसकी जो कास्ट मान लेते हैं, इसकी कास्ट है शर्मा, शर्मा जी है, चुन्नू शर्मा जी। तो गाइस, ये इसका पूरा नाम है श्रीमान चुन्नू कुमार शर्मा। चलो अब इसके बारे में पूरा अपन डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। मान लो कि क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और उस क्लास में अराउंड 200 बच्चे वहां पे बैठे हैं। उन 200 बच्चों में अगर मुझे चुन्नू को बुलाना रहा, तो मैं इस पूरे 5 जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, श्री लिखा है, मान लिखा है, चुन्नू लिखा है, कुमार लिखा है और शर्मा लिखा है, इसमें से मैं क्या बोलूंगा चुन्नू को बुलाने के लिए? बताओ ऐसा कौन सा इसमें से वर्ड में यूज करूँ कि चुन्नू जो है वो समझ जाए। ऑब्वियसली यार क्या यूज करूंगा मैं? चुन्नू। मैं बार बार चुन्नू बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली इसमें से देखो, श्री कोई भी हो सकता है, मान कोई भी हो सकता है, कुमार भी कोई भी हो सकता है, शर्मा भी कोई भी हो सकता है, बट चुन्नू तो वही होगा। तो इन 200 बच्चों में से चुन्नू को बुलाने के मुझे चुन्नू बोलना पड़ेगा इस पूरे नाम में से। दैट मीन्स कि इस पूरे नाम का जो सेंटर फोकस है, सेंटर ऑफ फोकस है, यानी कि जो फोकस पॉइंट है इसका नाम का, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या होगा? चुन्नू होगा। बात समझ आ रही सबको? ठीक है, यहां तक आगे समझते हैं गाइस। मान लो उस क्लास में जो 200 बच्चे हैं उसमें से 2 है चुन्नू, 2 जनों का नाम चुन्नू है। एक लड़का है उसका नाम भी चुन्नू है और एक लड़की है उसका नाम भी चुन्नू है। और मुझे मान लो अगर लड़के को खड़ा करना कि बेटा चुन्नू खड़ा हो, तो मैं चुन्नू अगर बोलता हूं तो दोनों खड़े हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? अगर मुझे लड़के को बुलाना होगा तो मैं इस बार क्या बोलूंगा? बताओ 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 क्या बोलूंगा? इस बार मैं बोलूंगा चुन्नू कुमार खड़े हो जाओ।
तो चुन्नू कुमार जब मैं बोलूंगा तो उस लड़का जो समझ जाएगा कि मुझे सर बोल रहे हैं, मुझे खड़ा होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मैंने चुन्नू के बाद कुमार यूज किया और उस कुमार से यहाँ पे ये साबित हो गया कि भाई वो जो लड़का है वो खड़ा होगा। दैट मीन्स कि कुमार रिप्रेजेंट कर रहा है कि लड़का है और कुमारी रिप्रेजेंट कर रही है कि वो लड़की है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मैं चुन्नू कुमार बोलूंगा तो वो लड़का खड़ा हो जाएगा। चलो अब सेकंड सिचुएशन डिस्कस करते हैं। सिचुएशन को थोड़ा और चेंज करते हैं। यहाँ पे क्लास में फिर से 2 बच्चे, उनका नाम चुन्नू है, उसमें से दोनों का नाम ही चुन्नू है और दोनों लड़के हैं। ठीक है, दोनों का नाम चुन्नू है और दोनों लड़के हैं। क्या इस बार आप चुन्नू कुमार बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि चुन्नू कुमार दोनों ही हैं, दोनों लड़के हैं। तो इस बार मुझे बोलना पड़ेगा चुन्नू कुमार शर्मा। तो मैं एक साथ बोलूंगा चुन्नू कुमार शर्मा। तो जो शर्मा जी वो खड़े हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि गाइज आप लोग समझ चुके होंगे शायद कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एक के बाद एक करके यहाँ पे नाम को ऐड करते हुए जा रहा हूं और हमने सबसे पहले नाम जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। देखो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक ओरिजिन सिस्टम बनाता हूँ। इस ओरिजिन सिस्टम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने +1 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने +2 कर दिया, ये हमारा 0 वाला पॉइंट हो गया, और मान लो ये हमारा -1 है और ये हमारा -2। इस तरीके से हम कुछ यहाँ पे करना चाहिए। अब इस पूरे नेम का जो ओरिजिन पॉइंट है गाइस वो क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? चुन्नू, सेंटर ऑफ फोकस। और चुन्नू के बाद हम जो लगा रहे हैं वो है कुमार और शर्मा, और चुन्नू से पहले हम जो लगा रहे हैं वो है श्री और मान। तो कुमार के हम ये जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो नाम के पीछे लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सफिक्स। और गाइस ये 0 हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड रूट, और वी कैन से रूट वर्ड। क्या बोल सकते हैं इसको? वर्ड रूट और रूट वर्ड बोल सकते हैं। और इसके आगे जो आएगा गाइस वो होगा प्रीफिक्स। तो आगे वाला प्रीफिक्स हो गया, जो चुन्नू से पहले यहाँ पे श्री और मान जो है वो प्रीफिक्स हो गए, और जो यहाँ पे आप कुमार और शर्मा कर रहे हो वो आपका सफिक्स हो गया। समझ में आ रही है? हिंदी में अगर बात करें गाइस तो ये आपको हो जाएगा अनुलग्न। पीछे आने वाले देखो क्या हो जाएगा? अनुलग्न, और आगे आने वाले क्या हो जाएंगे? पूर्व लग्न। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अनुलग्न और पूर्व लग्न देख लोगे। आगे आने वाले प्रीफिक्स को हम पूर्व लग्न बोलेंगे और पीछे लगने वाले वर्ड को हम सफिक्स को अनुलग्न बोलेंगे। और हमारा 0 जो है ओरिजिन पॉइंट वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्ड रूट। अब देखो कुमार भी आपका अनुलग्न है और शर्मा भी आपका अनुलग्न है, तो मुझे इन दोनों को भी अलग करना पड़ेगा कि भाई कौन सा कौन क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो 0 के जस्ट बाद आ रहा है वो कुमार है और उसके बाद जो आ रहा है वो यहाँ पे शर्मा है। ऐसे ही यहाँ पे चुन्नू के जस्ट पहले जो आ रहा है वो मान है और उसके भी सबसे पहले जो आ रहा है वो श्री है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस? देखो सफिक्स तो ये है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्राइमरी सफिक्स, है ना। जस्ट 0 के बाद आने वाला +1 प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद आने वाला सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मान लो 0 के बाद +1 प्राइमरी सफिक्स है तो ऑब्वियसली 0 के पहले जो -1 है वो बताओ क्या होगा? सोचो फटाफट। ये आपका होगा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो होगा, पहले आ रहा है तो प्राइमरी, और उससे भी अगर पहले आ रहा है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स। दैट मीन्स कि गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो इस पूरे नाम को, बात समझना मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, श्रीमान चुन्नू कुमार शर्मा को अगर मुझे सफिक्स, प्रीफिक्स और वर्ड रूट के टर्म में अगर लिखना है तो इस नाम को कुछ इस तरीके से लिखूंगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद यहाँ पे आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वर्ड रूट, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सेकेंडरी सफिक्स। थोड़ी सी राइटिंग मेरी साफ नहीं है, आप लोग थोड़ी सी कोशिश करना समझने की, बट मैं जो बोल रहा हूँ गाइस उस पर फोकस करना। तो इस तरीके से यहाँ पे श्रीमान चुन्नू कुमार शर्मा का नाम इन 5 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बना है। उसमें हमारा एक कंपोनेंट है सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। अगर गाइस आप यहाँ पे से इस नाम में से ये जो मैंने सीक्वेंस यहाँ पे बना रखी है इस बंदे के नेम को लिखने के लिए, मान लो इस सीक्वेंस में से आपने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, है ना, आपने सफिक्स को आगे कर दिया, प्रीफिक्स को पीछे कर दिया, तो पता है नाम कैसा हो जाएगा बोलने में? ये नाम कुछ इस तरीके से होगा, कुमार चुन्नू शर्मा श्रीमान, और वी कैन से शर्मा कुमार मान श्री चुन्नू। दैट मीन्स कि वो सीक्वेंस बहुत मैटर करेगी गाइस। आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सीक्वेंस को चेंज करोगे तो आपका पूरा का पूरा काम यहाँ पे जो खराब हो जाएगा। यानी कि ये सीक्वेंस जो है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स ये आएगा सबसे पहले तो आएगा, उसके बाद अगर प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा तो उसके बाद ही आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा, और फाइनली आपका सेकेंडरी सफिक्स आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन का नेम हम बना सकते हैं।
और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं बोलने जा रहा हूँ, सेम यही तरीका आईयूपीएससी वाले जो बुजुर्ग लोग थे, जो ताऊ लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, उन्होंने भी तो यही किया था। उन्होंने भी किसी भी कंपाउंड को इसी तरीके से बोला था कि देखो बेटा, प्रीफिक्स आगे आते हैं, सफिक्स पीछे आते हैं और वर्ड रूट बीच में आते हैं। प्राइमरी वर्ड रूट के आसपास होते हैं, सेकेंडरी वर्ड रूट से दूर दूर होते हैं। वर्ड सेकेंडरी से शुरू होता है, सेकेंडरी पे खत्म होता है। ऑब्वियसली प्रीफिक्स आगे आते हैं, सफिक्स पीछे आते हैं और सेंटर में आपका जो बीचों बीच पॉइंट होगा वो क्या होगा, अपना वर्ड रूट। तो बच्चों इस तरीके से एक आईपीएससी नेम में सफिक्स, प्रीफिक्स और वर्ड रूट को मेंटेन किया जाता है। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों को ये पसंद आया होगा, आप लोगों ने इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर लेक्चर को काफी एंजॉय किया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।